पर ओला इलेक्ट्रिक पर आपसे व्यू चाहिए क्योंकि देखिए जब से लिस्टिंग हुई है ना उसके बाद से खबरों का फ्लो बढ़ गया ओला की तरफ से। और अब जो नई खबर आ रही है कि उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ और सीएमओ दोनों ने इस्तीफा दिया है, सोनल चटर्जी और अंशुल खंडेलवाल। और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के दोनों लोग जो थे वो भावेश अग्रवाल के इनर सर्कल के लोग थे, बड़े क्रूशियल थे उनकी टीम के लिहाज से। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और कंपनी के भविष्य को लेकर निवेशकों को कैसे गाइड करेंगे आप? तो प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कल जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को साल आने से पहले नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से। और जहां तक ओला इलेक्ट्रिक का सवाल है अभिषेक भाई, हमने आईपीओ के पहले भी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर, और आईपीओ लिस्ट हुआ तभी भी हम आपके साथ थे और उसके पश्चात भी हमने चर्चा की है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के लिए कामकाज को पटरी पर लाना, नुकसान को कम करना, मार्केट शेयर बढ़ाना, और सबसे बड़ी मुसीबत है उपभोक्ता की शिकायतें जहां तक उनके प्रोडक्ट और सर्विस का मामला है। अब सोशल मीडिया में और बाकी अन्य मीडिया में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है किस प्रकार की घटनाएं हुई है और किस प्रकार से उपभोक्ता नाराज है इस कंपनी से, क्योंकि वो सक्षम रूप से जो तकलीफें हैं वो सुलझा नहीं सकती। इसके ऊपर ये जो नई जिगा बैटरी और नई बाइक 15 अगस्त को इस साल में लॉन्च की, उसकी उपलब्धि अगले साल होगी। उसके पहले बहुत सारी प्रतिस्पर्धा आ जाएगी और आ रही है। और इस बीच में सीएमओ और सीटीओ के इस्तीफे, जो कि टॉप मैनेजमेंट के करीब माने जा रहे थे, जैसे आप बता रहे थे, तो अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल पैदा होता है। और हमने आईपीओ नोट द्वारा ओला इलेक्ट्रिक में निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और हमने तब ये भी कहा था कि आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए अगर आपको सक्षम रूप से मुनाफा कमाना है, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि आंकड़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से मार्केट शेयर बढ़ता है, नए लॉन्चेस होते हैं और प्रतिस्पर्धा किस तरफ से बढ़ती है। बहुत आसान नहीं होगा। जो लोगों ने शायद ये लिस्टिंग, आईपीओ आया था 76 में अभिषेक भाई, अगर मुझे याद है तो, और ये लिस्टिंग के बाद दौड़ा था 140 150 तक गया और फिर नीचे की तरफ की शुरुआत कर दी। तो आईपीओ नोट पर आधार बनाते हुए मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि लंबी अवधि के लिए बने रहे, लेकिन मार्केट शेयर, उपभोक्ताओं की शिकायत का रिड्रेसल और ये जो गतिविधि हो रही है उस पर नजर रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। लेकिन ओला के साथ साथ एक और कंपनी है जो थोड़ी सी मुश्किलों में रही है और निवेशकों का भरोसा जीत नहीं पाई है, वो है वोडाफोन आइडिया। एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है गौरांग सर, वो ये कि कंपनी ने 11,650 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है और टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम ऑप्शन के लिए 2021 से पहले की बैंक गारंटी को भी खत्म कर दिया हो। ये रकम थी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की, अब ये इनको नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जो बड़े चैलेंजेस हैं वो तो जस के तस हैं। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की टोटल अगर हम देनदारी की बात करें कर्जे समेत, वो सारी बैठती हैं। 5G में काफी पीछे हैं, कस्टमर्स लूज कर रहे हैं, शेयर भाव 7.5 रुपए का है, तो नेगेटिव्स ढेर सारे हैं। क्या इस खबर को देखकर उत्साहित होना चाहिए? अभिषेक भाई, एक छोटी सी बूंद की एक कतर आपको नजर आती है, जो डेट रिपेमेंट या फिर कर्ज कम करने की बात की, उस पे लेकर के अगर आप पूरे रकम पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट नेट बैलेंस शीट पर खड़ा हुआ है। पहले तो अनिवार्य है मैं हमारे तरफ से डिस्क्लोजर देना कि यहाँ पर भी हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है, लेकिन ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने ओला इलेक्ट्रिक पर बात की। पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए। तीसरी बात, एक अच्छी बात ये भी आई है कि 5G में जो यहाँ पर इन्होंने कदम नहीं रखा था वहां पर निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है 4G से 5G। लेकिन डेट के साथ हर महीने ये उपभोक्ता भी गंवा रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस है इस कंपनी के सामने।
ये भी अनिवार्य है अभिषेक कि हमारे देश में, जो इतना बड़ा देश है जहां पर इतने बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स और सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर्स की यूजेज की सर्विसेज की यूजेज की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, आपको दो कंपनियां होना अनिवार्य नहीं है। बीएसएनएल की तो अलग बात है, उस पर तो जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक तीसरी या चौथी कंपनी भी अगर रहती है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में, तो ये एक बहुत ही संतुलन सा वातावरण पैदा करती है और मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं को एक बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस का एक ऑप्शन खड़ा करती है। तो वोडाफोन आइडिया पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन जैसे मैंने बताया, बहुत ही ऊपर की तरफ की जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा करीबन दो ढाई 3 साल। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 16 से 18 के बीच के लक्ष्यांक निर्धारित किए अनुमानित है। भी है वो जरा गौरांग शाह से मेरे को पता करना है, वह एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैपनीज़ कंपनीज का टेक ओवर हो चुका है, अब जैपनीज़ मैनेजमेंट इसके अंदर है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी उसी हिसाब से बनाई जाती है। इंडियन मार्केट्स में एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3200 के भाव पे गौरांग भाई क्या प्लस करना चाहिए या फिर अभी नहीं करना चाहिए? मैं इसमें कोई टेक्निकल एंगल नहीं डालना चाहता, मैं इसमें हार्ड कोर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ आपसे। डिम्पी भाई, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये एक ऑटो क्षेत्र की ऐसी कंपनी है जहां पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है, और वो इसलिए दी है डिम्पी भाई क्योंकि हमने जो लक्ष्यांक बुनियादी दर के आधार पर निर्धारित किए थे वो आ चुके हैं, और नई खरीदारी करना यहाँ पर मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑटो क्षेत्र में ही निवेश करना है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में अगर एक स्टॉक है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बाकी दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में बजाज ऑटो है, टीवीएस है, हीरो मोटोकॉर्प है, आयशर मोटर अच्छा लगता है अगर आपको वहां पर भी निवेश करना हो तो। लेकिन एस्कॉर्ट्स कुबोटा में फिलहाल मुनाफा वसूली की राय है। कैटेगरी पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक की अगर बात करें, शुरुआती गेंस दिखाने के बाद फ्रिजल आउट गेन जरूर हुए हैं, लेकिन रीसेंट अनाउंसमेंट्स की अगर बात करें, एमओयूज अग्रीमेंट्स के चलते ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा और ताज़ा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी कमेंडेबल रही है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक ही नहीं, बाजार की शुरुआत पर भी आपको कोई टेक अगर है तो, और ईएमएस कैटेगरी में इन पर्टिकुलर अगर आपकी कोई राय बन रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी आपका, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले 6-8 महीनों से खास करके काफी चर्चा में रहा है, और मैं अनुमान करता हूं कि 1 फरवरी 2025 को जब बजट आएगा तब माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इस क्षेत्र के लिए कुछ प्राविधान भी करेंगे और कुछ आवंटन भी करेंगे, जिससे काफी कुछ सहायता मिलेगी इस क्षेत्र की। और हमारी जो निर्भरता है, हमारी मतलब हमारे जो भारत देश की निर्भरता है ईएमएस प्रोडक्ट्स को लेकर के, खास करके चाइना और ताइवान, और उससे एक समस्या भी खड़ी हो गई थी कुछ समय पहले मानसी, अगर आपको याद है, तो उस परिस्थिति को दूर करने के लिए और एक निवारण लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से अगले साल 2025 में आपको भारत में बनी हुई एक चिप सेमीकंडक्टर भी सामने आती हुई दिखेगी। तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से खिताब होगा ये, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। तो डिक्सन टेक, अभी मैं कंपनी स्पेसिफिक तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एम्बर एंटरप्राइज जैसी कंपनियां हैं। ये मैं सिर्फ कंपनी की ये नाम ले रहा हूं जो कि सक्षम और मजबूत है। काफी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा कामकाज कर रही है, और आने वाले समय में सरकार की नीतियों के आधार पर इन सब कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। और एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है मानसी कि एक्सपोर्ट भी हो सकता है। केन्स टेक्नोलॉजीज है एक दूसरी कंपनी जो इसी क्षेत्र में कामकाज करती है, काफी बड़ी सहायता करती है। इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछा है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से ये क्षेत्र पिछले हफ्ते 2-3 दिनों काफी पिटा था, लेकिन अगर आपकी छोटी मध्यम अवधि की तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन ये क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब कभी भी आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में, तुलना में थोड़ी लंबी होनी चाहिए। तो एक कंपनी है माफ कीजिएगा, केईसी इंटरनेशनल, 1200 के पार मेरे ख्याल से दाम चल रहे थे जब पिछले हफ्ते मेरी नजर पड़ी थी केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पर खरीदारी की, एक मझौली कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है मानसी, चौतरफा कारोबार फैला हुआ है। चौतरफा कारोबार में जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी सक्षम और मजबूत,
और उतना ही बड़ा अनुभव है इस कंपनी का उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे आय और मुनाफे में बदलाव हो सकता है। तो ये कंपनी जहां पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है।